हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होगे और स्वागत है आपका एक और नई तड़कती भड़कती वीडियो में। बहुत बढ़िया वीडियो है ये, तो पूरी ज़रूर देख के जाइएगा। आज करने वाले हैं एक तरह से लाइव प्रोसेस चैप्टर के पूरा डिटेल रिवीजन, अंदर घुस के पढ़ेंगे कि भाई लाइव प्रोसेस चैप्टर में है क्या, और साथ साथ में होंगे आपके शोभित भैया के नोट्स के साथ। जब मिलेगा ये एक्सप्लेनेशन तो भाई कॉन्सेप्ट होगा एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। और हाँ भाई, अगर पहली बार चैनल पे हो यार तो 1K भाई करवा दो जल्दी से, जो भी नया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना, एक चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर भाई अपने भैया की वीडियो अच्छी लगे तो। ठीक है, आगे बढ़े वीडियो में तो शुरू करते हैं लाइव प्रोसेस को। भाई देखो, लाइव प्रोसेस क्या होते हैं, कोई मुझे बताएगा क्या लाइव प्रोसेस क्या होते हैं। देखो भाई, जो जब से तुम पैदा हुए, ठीक, जब से तुम पैदा हुए और जब तक तुम मरोगे नहीं तब तक जो चीज़ें तुम्हारे साथ चलती रहेंगी 24 आवर्स वो लाइव प्रोसेस होती हैं। अब भाई वो क्या है, आपका दिल धड़क रहा है, क्या आप उसको रोक सकते हो? रोक दिया तो भाई काम ही हो जाएंगे, नहीं रोक सकते ना। ठीक है, तो दिल जो होता है वो इनवॉलेंट्री है, यानी कि 24 घंटे धड़कता ही रहता है, उसका कोई रोक नहीं सकता उसे। उसे आप अपने माइंड से कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो होता है आपका क्या है, आप उसको रोक सकते हो भाई, अपनी सांस को आप नहीं रोक सकते। लोग कहते हैं सांस रोक लो तुम मर जाओगे, भाई तुम्हारा जिस्म ऐसा होने ही नहीं देगा। अपनी सांस को रोक के देख लेना 2 मिनट, अपने आप सांस चलने लगेगी। ठीक है, वो आप उसको नहीं रोक सकते। दिमाग उसको इमरजेंसी क्या कहते हैं, अलर्ट कर देता है कि भाई सांस इसने इतनी देर क्यों रोक रखी है, चल भाई अंदर बाहर का प्रोसेस चालू कर। तीसरा, खाना खाए बिना जिंदा रह सकते हो, न्यूट्रिशन। ठीक है, और चौथा, बिना निकाले उसको जिंदा रह सकते हो, एक्सक्रीशन। भाई ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके इसेंशियल हैं, यानी इनके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। तो ये जो होता है लाइफ प्रोसेस है। ओके, अब इसमें कौन कौन से आते हैं, अगर बुक की लैंग्वेज के हिसाब से चलें, ये तो हमने अपनी लैंग्वेज में बता दिया। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, सीधी सीधी बात। आगे बढ़ें भाई, तो आगे बढ़ते हैं ज़रा थोड़ा लाइव प्रोसेस चैप्टर में। तो सबसे पहले बात होती है न्यूट्रिशन की। भाई किस तरह से हम एनर्जी, अपने जो बॉडी है उसके लिए किस तरह से हम एनर्जी ले। हम जो होता है एनर्जी फूड से लेते हैं, जो कि हमारे आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी से आता है, यानी बॉडी के आउटसाइड से हम उसको लेते हैं और बॉडी उसको तोड़ देती है। फूड को बॉडी कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में तोड़ देती है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। ओके, तो न्यूट्रिशन यानी कि हमने फूड लिया, हमने सोर्स ऑफ एनर्जी को लिया। यानी कि फूड क्या है, एक तरह से हमारे जिस्म के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का एक सोर्स है। तो हमने उसको कहाँ से लिया, हमने उसको बाहर से उठा लिया, चल भाई आजा, अंदर गया, गपक लिया उसको। ठीक है, अब अंदर जाके उसका क्या होता है, अंदर जाके हमारी बॉडी उसको तोड़ना चालू करती है, उसमें से अपनी काम की चीज़ें निकालना चालू करती है। ओके, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका डाइजेशन का प्रोसेस। ओके, अब भाई जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी किस तरह से आप फूड को अंदर लेते हो, किस तरह से आप फूड को खाते हो, तो वो जो होता है वो 2 टाइप के हैं। एक है आपका जो होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और दूसरा है आपका हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब भाई देखो ज़रा, ऑटोट्रॉपिक यानी कि भाई ऑटो, अपने अंदर ही जिस्म में ही फूड बन गया, अंदर ही उसका इस्तेमाल हो गया, ये होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी आप तक ही बात सीमित रहे, बस फर्स्ट पर्सन। ठीक, फर्स्ट पर्सन प्रोस्पेक्टिव में बात रहनी चाहिए, FPP में बात रहनी चाहिए, TPP में नहीं जानी चाहिए। थर्ड पर्सन प्रोस्पेक्टिव में बात नहीं ले जाना है। कहाँ तक रखना है, फर्स्ट पर्सन प्रोस्पेक्टिव में। फर्स्ट पर्सन प्रोस्पेक्टिव में जब तक बात रहेगी, यानी जब तक बात आप तक रहेगी, किसी दूसरे तक नहीं जाएगी, तो वो होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जब बात जो होता है किसी दूसरे पे चली जाए, आप एक तरह से डिपेंड हो जाओ किसी दूसरे पे अपनी फूड के सोर्सेज के लिए, तो वो होता है आपका हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, समझ में आया। अब भाई जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उसमें जो होता है भाई 2 टाइप के होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच फॉलो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। अब भाई जो सोर्स, किस तरह से वो सोर्स ऑफ एनर्जी को लेते हैं, उसमें
उसमें दो क्लासिफिकेशन है। पहली है आपकी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, दूसरी है आपकी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। ये क्या क्या है भाई, ज़रा इसके बारे में थोड़ी पढ़ते हैं। तो भाई फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि कार्बन और सन की हेल्प से जो होता है, सनलाइट की हेल्प से अपना फूड बना लें, वो हैं आपके फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स भाई, जैसे ग्रीन प्लांट्स। अब भाई देखो, जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स है ना, उन्हें किस किस चीज़ की ज़रूरत है? उन्हें कार्बन की ज़रूरत है, उन्हें वाटर की ज़रूरत है और उन्हें सनलाइट की ज़रूरत है। बस वो अपना खाना बना लेंगे और बाकी सबको कहेंगे चल हट बे निकल, मैंने अपना खाना बना लिया, तू अपना देख, ठीक। वो आते हैं हमारे ग्रीन प्लांट्स। तो वो क्या है? वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, यानी वो ऑर्गेनिज्म, यानी वो चीज़ें जो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से जो होता है अपना खाना बना लें, तो वो कहलाते हैं आपके फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। ओके, अब बात आती है आपकी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स की। यहाँ पे देखो गलती है थोड़ी सी, कीमोसिंथेसिस लिखा है यहाँ पे, तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक। तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स कौन से होते हैं भाई? जो केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, यानी कि जैसे कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या करता है? बैक्टीरिया जो होता है बाहर की क्या कहते हैं, जो फूड है उसमें से उनकी केमिकल एनर्जी जो है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, इन सबको वो अंदर ले लेता है और अपने अंदर इस्तेमाल कर लेता है, ठीक। सीधी बात हो गई आपकी बैक्टीरिया की। ये हो गए आपके कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो किसी बाहर के ऑर्गेनिज्म की केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज कर लें, यानी केमिकल एनर्जी को ही सिंथेसिस करें, यूटिलाइज करें अपने ऑर्गेनिक मटेरियल्स को बनाने के लिए, अपने फूड को बनाने के लिए, तो वो कहलाते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। भाई देखो फोटोसिंथेसिस की उस पे मत चले जाना, फोटोसिंथेसिस पे, ठीक। फोटोसिंथेसिस जो होता है बिल्कुल आपकी बेसिक प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस यानी कि द मेकिंग ऑफ द फूड, द मेकिंग ऑफ द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ, द मेकिंग ऑफ द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ सनलाइट। बस इतना सा। क्या कहोगे भैया, आप क्या कह रहे हो, सर क्या कह रहे हो, मतलब समझ में नहीं आ रहा? ठीक, फिर से समझाता हूँ। फोटोसिंथेसिस यानी कि ऐसे प्लांट्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जिनमें ये पावर है, उनकी ये सुपर पावर है, जिनमें जो वो सन की एनर्जी को अपने अंदर ट्रैप कर सकते हैं और उस एनर्जी को, सन की एनर्जी को जो उनके अंदर ट्रैप हुई है, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपना फूड बनाने के लिए। वो आपका कहलाता है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ठीक। बुक की लैंग्वेज पे जाओगे आप तो इट इज़ द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बाय विच ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट सिंथेसिस ऑर्गेनिक फूड इन द फॉर्म ऑफ, ठीक, समझ में आना चाहिए। देख बेटा, दिमाग यहाँ नहीं है, दिमाग को यहाँ से निकाल के थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, तब समझ में आएगा, ठीक। नहीं तो वही ज़िंदगी भर मजदूरी करते रहोगे, जो होता है बुकों के अंदर रहोगे, ठीक। दिमाग को यहाँ नहीं, दिमाग को बहुत ऊपर वाले लेवल पर रखना है, तभी जो होता है मजदूरी से बचोगे। जो आपके टीचर्स आपको करवाते रहते हैं, ज़िंदगी में मजदूरी नहीं सीखनी है, ज़िंदगी में हमें बुद्धि सीखनी है, ठीक। तो हमें क्या सीखना है? हमें मजदूरी नहीं सीखनी, हमें बुद्धि सीखनी है। फोटोसिंथेसिस, दिमाग में आया फोटोसिंथेसिस क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस जिससे ग्रीन प्लांट्स, ठीक, याद रखना, एक ऐसी प्रोसेस जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बना लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बस सीधी बात, समझ में आ गया, ठीक। अब देखो इसकी रिएक्शन दी है, 6CO2 + 12H2O = C6H12O6 + 6H2O + 6CO2, बस +6O2 जो लिबरेट हो जाती है। ओके, अब जो ये ग्लूकोज जो होता है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में जो बनता है, वो तो भाई एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए प्लांट के लिए जो होता है यूज़ हो जाता है। अब भाई देखो, इतना अगर ज़्यादा खाना बन गया भाई, ओवरलोड हो गया, ठीक है, प्लांट ने कहा अरे भाई मैं तो आज मेरा हो गया, ठीक है, अब मैं और नहीं खाऊंगा। अब जो बचा हुआ ग्लूकोज है वो कहाँ जाएगा? वो स्टोर कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ओके, वो रिजर्व एनर्जी की तरह उसको स्टोर कर लिया जाता है। बस अब कोई तुमसे पूछ ले फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है भाई, बताइए ज़रा। तो फोटोसिंथेसिस होती है भाई, तुम सीधा आंसर दोगे, देख भाई जो तू पूछ रहा है वो
प्लांट की लीफ में होती है, ग्रीन प्लांट की लीफ में, सूखे हुए प्लांट में नहीं होगी, ग्रीन प्लांट की लीफ में। बेटा बुद्धि को, दिमाग को खोलो, ग्रीन प्लांट की लीफ में होती है बस, ठीक है। अब भाई ये देखो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ दिया है, इससे हमें तुम्हें कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए। तुम्हें जो होता है बस मतलब काय से होगा, तुम्हें जो होता है मतलब होगा स्टोमेटा से, बाकी तुम्हें किसी और चीज़ से मतलब नहीं है। तुम्हें मतलब है स्टोमेटा से जो तुम्हारे बोर्ड में पूछा जाता है। स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा यानी कि गेट, बस इतना समझ लो। स्टोमेटा यानी गेट। गेट काय का? भाई देखो अगर तुम्हारा घर चारों तरफ से बंद है, ठीक, उसमें कोई गेट नहीं है, तो तुम कहाँ से बाहर जाओगे? नहीं बाहर जा सकते हो, नहीं अंदर आ सकते हो। ऐसे ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को भी तो कोई गेट चाहिए भाई, कोई रास्ता चाहिए प्लांट के अंदर बाहर जाने का। प्लांट तो पूरा आइसोलेटेड है, पूरा वो तो बंद है, ठीक, उसके अंदर बाहर जाने का तो ये रास्ता तो चाहिए। हाँ भाई चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए सर, बिल्कुल चाहिए, ठीक। तो स्टोमेटा ही वो रास्ता है। ये एक मतलब ये माइक्रोस्कोपिक लेवल के छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि मतलब प्लांट की जो लीव्स होती हैं ना, उसके नीचे वाले हिस्से में पाए जाते हैं। प्लांट की लीफ जैसे प्लांट में लगी है, उसको पलट दो, उसके पीछे वाले हिस्से में पाए जाते हैं स्टोमेटा, ठीक। वो जो होता है टाइनी पोर्स होते हैं जो कि लोअर एपिडर्मिस ऑफ प्लांट्स में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? ये गैसेस को अलाउ और करते हैं कि वो प्लांट के अंदर चली जाएं और प्लांट से बाहर आ जाएं, बस इतनी सी बात। अब नेक्स्ट बात आती है स्टोमेटा। तुम अगर स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखोगे, यहाँ है नहीं बना हुआ, तो स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में 2 गार्ड सेल्स दिखते हैं, तुमने पढ़ा भी होगा उसके बारे में। तो वो क्या है भाई? वो अब आपका दरवाज़ा है, ठीक, अगर आपके दरवाजे में गेट ही नहीं है, हाँ भाई जगह है निकलने की, तो रात में तो चोर जो होता है आ जाएंगे भाई, तुम्हारे सर पे बंदूक रख देंगे, ठीक, तुमसे सारी चीज़ें लूट ले जाएंगे। तो क्या चाहिए? उसको बंद करने के लिए कुछ तो चाहिए ना भाई, दरवाज़ा बंद करने के लिए चाहिए ना कुछ। तो वो जो कुछ चाहिए वो स्टोमेटा में गार्ड सेल्स हैं। गार्ड सेल्स क्या है भाई? ये जो होता है बीन शेप्ड स्ट्रक्चर हैं जो कि स्टोमेटा की ओपनिंग को कंट्रोल करते हैं कि जो होता है वो ओपन रहेगा या जो होता है क्लोज रहेगा। अब ये कैसे ओपन और क्लोज होते हैं, कभी कभार ये पूछ लेता है गार्ड सेल। गार्ड सेल किस तरह से ओपन और क्लोज होते हैं, बोर्ड आपसे ये पूछ लेगा सीबीएसई। तो आपको आंसर देना है, देखो भाई सीबीएसई भाई साहब, गार्ड सेल्स जो होता है वो ओपन होते हैं टर्गर प्रेशर की वजह से। टर्गर प्रेशर यानी कि डिफ्यूजन ऑफ वाटर की वजह से जो होता है वो ओपन और क्लोज होते हैं। अब भाई वो कहेगा कैसे? सर आप कहोगे सर आपने आधी बात बता रहे हो। नहीं, मैं पूरी बात बताऊंगा। तो जब वाटर, ये मैंने क्वेश्चन भी पूछा था क्विज में, अगर क्विज में नहीं ज्वाइन हो रहा है सब्सक्राइब करो, रोज शाम को क्विज हो रहा है। कहाँ घूम रहे हो यार? 90+ लेके आना है, दिमाग में 90+ का टारगेट रखो, ठीक। तो जो होता है, जो हमारे गार्ड सेल्स हैं, जब वाटर उनके अंदर डिफ्यूज होता है तब वो स्वेल अप हो जाते हैं। स्वेल अप हो जाते हैं यानी फूल जाते हैं। अब जब वो फूलते हैं तो उन जो स्टोमेटल पोर है वो ओपन हो जाती है, यानी स्टोमेटा खुल जाता है। अब जब वाटर गार्ड सेल के अंदर से डिफ्यूज आउट हो जाता है यानी बाहर निकल जाता है, तो क्या होता है? तो वो श्रिंक आउट हो जाते हैं। श्रिंक आउट होने की वजह से जो होता है वो स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाती है। बस इतनी सी बात समझनी थी मुन्ना। आगे बढ़ते हैं। आगे बात होती है ज़रा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट देखो मेनली जो होता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। बस इतना तुम्हें समझना है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। भाई देखो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एक ग्रीन पिगमेंट को अपने अंदर कंटेन करे होता है। वो ग्रीन पिगमेंट क्या होता है? वो होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल का तुम्हें फंक्शन पता ही है। क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल जो होता है वो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, सोलर एनर्जी को अपने अंदर रोक लेता है। अब जो सोलर एनर्जी है उसको वो रोकता है क्या कि जो होता है वाटर का जो होता है वो इलेक्ट्रोलिसिस कर सके, ठीक। जो हमें सोलर एनर्जी से जो होता है जो पावर मिली है उससे, ये देखो 11th क्लास की बात है, तुम्हें यहाँ पे थोड़ी सी बताता हूँ, तुम्हें मज़ा आना चाहिए। देखो जो सोलर एनर्जी से पावर मिलती है उससे मेनली उसका मेन यूज़ क्या किया जाता है? देखो वो मेन यूज़ किया जाता है सोलर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यानी कि भाई एनर्जी निकालने के लिए। अब जो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं वो वाटर से मिलते हैं जो कि तोड़ा जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ बाय द यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी। बस इतनी सी बात समझ लो, ये 11th की है, अभी नहीं समझ में आएगा, बुद्धि ज़्यादा जोर मत डालो।
तो ये मेनली आपका क्लोरोप्लास्ट हो गए। ओके, अब जो कंडीशन नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए भाई तुम्हें सबको पता है, सनलाइट नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, यानी जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो किस स्पीड से हो रही है, ये है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक, सीधी बात, कोई बकवास नहीं, सीधी बात एकदम। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा कब होगा भाई तुम्हें सब पता है, जब जो होता है लाइट जो होता है वो रेड होगी या ब्लू होगी। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्स व्हेन लाइट इज रेड और ब्लू। क्यों? क्योंकि भाई रेड की जो होता है वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, तुमने फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो मिनिमम कब होगा, जब लाइट ग्रीन हो, क्योंकि भाई उसमें बहुत कम जो होता है उसकी वेवलेंथ होती है, तो जो होता है उसकी वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस घट जाएगा। दूसरी बात, क्लोरोफिल होना ही होना चाहिए। बिना क्लोरोफिल के, बिना ग्रीन पिगमेंट के फोटोसिंथेसिस होगी कहाँ, क्योंकि सनलाइट की जो एनर्जी है वो ट्रैप ही नहीं होगी। ओके, अब बात करते हैं ज़रा रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल कौन कौन से रिक्वायर होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए? तो रॉ मटेरियल जो पहला है वो है आपका CO2। CO2 जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल है। क्यों? क्योंकि देखो भाई, जो CO2 होता है वो बहुत कम प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। आप सबको पता है CO2 जो होता है काफ़ी कम अमाउंट में प्रेजेंट है वाटर में, एटमॉस्फेयर में। ठीक, तो CO2 जो होता है वो स्टोमेटा के द्वारा ले लिया जाता है और उसको यूज़ किया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब कहोगे आप सर देखो वाटर तो नीचे भी होते हैं, प्लांट्स तो जो होता है वाटर के नीचे भी होते हैं। हाँ भाई, मैं कहूँगा बिल्कुल होते हैं। तो सर वो कहाँ से लेते हैं CO2? वो बेटा जो वाटर में भी तो डिज़ोल्व होती है CO2, वो वहाँ से लेते हैं। समझ में आया? ठीक, दिमाग खनका नहीं खनका। आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। नेक्स्ट है भाई वाटर क्या क्यों चाहिए भाई? वाटर चाहिए जिससे जो होता है हमें इलेक्ट्रॉन्स मिल सकें। ठीक, वाटर कहाँ से जाता है? वाटर जो होता है भाई ज़मीन से जाता है। ज़मीन से कैसे जाता है सर? ज़मीन से जो होता है वो बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस जाता है। ऑस्मोसिस की प्रोसेस से जो होता है वो जाइलम टिश्यूज़ जो होता है वो वाटर को खींच लेते हैं और जो होता है वो ट्रांसपोर्टेड कर दिया जाता है टू एवरी लीफ ऑफ द प्लांट। ओके, अदर मटेरियल्स की बात आती है, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम। अरे भाई ये आपसे नहीं पूछेगा, मेनली आपसे जो होता है मटेरियल पूछ लेगा, बस इतना लिख देना, सनलाइट, वाटर और जो होता है आपका CO2। बस अदर मटेरियल्स लिखो मत लिखो, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मेनली सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, अगर जो फोटोसिंथेसिस है वो डायरेक्टली प्रोवाइड, पहली बात तो प्लांट्स को फूड देती है, सीधी बात, प्लांट्स को फूड देती है फोटोसिंथेसिस। दूसरी बात, जो फोटोसिंथेसिस है वो हमें ऑक्सीजन भी तो दे रही है, हमारी लाइव गैस भी तो दे रही है, हमारी लिविंग गैस भी तो दे रही है ऑक्सीजन, जो कि जो होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा रिलीज़ की जाती है और एटमॉस्फेयर में, और वो यूटिलाइज़ कर ली जाती है अदर ऑर्गेनिज्म के द्वारा उनकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। ओके, देखो भाई ये था आपका स्टोमेटा का डायग्राम। यहाँ पे ये देखो गार्ड सेल्स हैं, स्टोमेटल पोर है, क्लोरोप्लास्ट है, एपिडर्मल सेल्स हैं। इन जो एपिडर्मल सेल्स है ना, इनमें से ही वाटर जो होता है गार्ड सेल्स में चला जाता है और ये स्वेल अप हो जाते हैं। देखो जब ये स्वेल अप हुए तो स्टोमेटल पोर ओपन हो गई। अब जब इनसे वाटर, गार्ड सेल से वाटर जो होता है वो श्रिंक आउट हो जाएगा, यानी डिफ्यूज़ आउट हो जाएगा, तो ये जो होता है वो श्रिंक आउट हो जाएंगे और ये स्टोमेटल पोर जो होता है क्लोज हो जाएगी। ये मैंने अपने क्विज़ में भी क्वेश्चन पूछा था बच्चों से। अगर आप नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। रोज़ क्विज़ हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। ठीक है, ओके। क्वेश्चन पूछ लेता है, ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम ऑफ स्टोमेटा। ओके, बस इतना सा बना देना। लिस्ट 2 फंक्शन, पहला फंक्शन अलाउ द लॉस ऑफ वाटर, यानी कि भाई हाँ बताओ, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें कुछ वाटर भी जो होता है प्लांट द्वारा रिलीज़ किया जाता है इन एटमॉस्फेयर। वो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स के लिए। वो प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन यानी कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम सरफेस ऑफ लीव्स। वो आप उसको कैसे चेक कर सकते हो भाई? एक काम करना, प्लांट को लेना, ठीक है, और उस पर जो होता है पन्नी बांध देना उसकी एक लीफ पे खूब टाइट करके, बिल्कुल उसमें हवा आर पार नहीं होनी चाहिए। अब आप जब अगली सुबह आके देखो तो उस पन्नी पे वाटर की ड्रॉपलेट्स होंगी, तो वो जो होता है ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस को दिखाती है।
नेक्स्ट भाई बात आती है हम लोगों की यानी टीपीपी न्यूट्रिशन की। मैं उसको टीपीपी न्यूट्रिशन कहता, क्यों? क्योंकि जिसमें थर्ड पर्सन की ज़रूरत है, जिसमें थर्ड पर्सन की ज़रूरत है वो आपका टीपीपी न्यूट्रिशन हो गया, यानी कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो ऑर्गेनिज्म इसको फॉलो करता है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ इज द ऑर्गेनिज्म दैट फॉलोज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है सबसे पहले होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? नाम पढ़ो सबसे पहले, होलो। होलो यानी कि पूरा होल, होल एच हटाओ डब्ल्यू लाओ। होल फूड यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड को जो होता है हम टेक इन करें और उसको डाइजेस्ट करके हम अपनी एनर्जी लें, तो वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलो को हटा के होलो लाओ। होलोजोइक लिखा है, एच को हटाओ और डब्ल्यू ले आओ, होल, बस होल। ठीक है, पूरा फूड लेते हैं हम, तोड़ते नहीं, पूरा फूड लेते हैं, अंदर तोड़ते हैं अपने। इतनी बात। होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम पूरा कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को लेते हैं, उसको अपने जिस्म के अंदर तोड़ते हैं, वो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन फॉलो करता है? ह्यूमन बीइंग, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और अमीबा तक इसको फॉलो करता है। ओके होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। अब नेक्स्ट आता है आपका सेप्रोट्रॉफिक, नहीं सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा है? तो ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें इंसान, जो जानवर हैं, वो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो डेड एंड डिकेन मैटर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि फंगाई है, ईस्ट है, ये क्या करते हैं, ये जो डेड ऑर्गेनिज्म है, जो मर जाते हैं, उनसे अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं, उनसे अपना फूड लेते हैं, उनसे अपनी चीज़ें लेते हैं। ठीक है, तो जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी डेड और डिकेन ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो वो कहलाते हैं सेप्रोट्रॉफ, और वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। पैरासाइट्स, पैरासाइट्स तो नाम सुना है ना, क्या कहते हैं, पैरासाइट्स। ओके, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, वो कहलाते हैं पैरासाइट। जो ऑर्गेनिज्म है जिनके ऊपर वो डिपेंड करते हैं वो क्या कहलाता है? कहलाता है होस्ट। होस्ट यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिस पे पैरासाइट डिपेंड करते हैं अपना फूड लेने के लिए, अपना जो होता है अपनी न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए। जैसे कि कसकटा और आपका लीवर वॉर्म। लीवर वॉर्म यानी कि आपने वो सुना ही होगा, जो बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना जो होता है फूड लेते हैं ना बच्चों से। ठीक है, अब भाई बात करते हैं ज़रा न्यूट्रिशन इन अमीबा की। अमीबा का न्यूट्रिशन मैं इस डायग्राम से समझाता हूँ। सबसे पहले देखो, अगर कोई फूड पार्टिकल अमीबा के पास आता है, अमीबा को पता चल गया, अरे रे खाना आ रहा है, खाना आ रहा है, खाना। ठीक, अब अमीबा क्या करता है? अमीबा अपने दोनों हाथ फैलाता है, वो उसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। ठीक, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को वो फैलाता है। अब जब वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को फैलाता है तो उसकी जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं वो कहलाती हैं प्रोसिटोपोडिया, सीडोपोडिया इसको आप कहते हो। ठीक है, सीडोपोडिया वो कहलाती हैं। अब जब वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फैलाता है तो क्यों फैलाता है? क्योंकि वो फूड को इंजेस्ट कर सके, यानी कि अपने निगल सके। अब जब वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जाती है ना आगे, तो ये देख रहे हो, अरे वो अमीबा बड़ा खुश है यार, भाई फूड मिल गया, और वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बंद कर लेता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बंद हुई तो क्या हुआ? फूड वैक्यूल बन गया। फूड वैक्यूल यानी कि अमीबा का, जिसको टेम्परेरी स्टमक कहा जाता है। अब जब ये टेम्परेरी स्टमक बन जाता है तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो होता है अमीबा इसको डाइजेस्ट करना शुरू करता है फूड को। डिफरेंट एंजाइम्स जो होता है वो इस पे एक्ट करना चालू करते हैं। ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसको अमीबा के यूटिलाइज करने के लिए बनाते हैं। ओके, उसके बाद इसमें से जो होता है जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और जो अमीबा की सेल मेम्ब्रेन है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है अमीबा की, ये क्या होता है? ये टूट जाती है, ये सेल मेम्ब्रेन टूट जाती है और जो बचा हुआ मटेरियल है वो बाहर फेंक दिया जाता है, सीधी बात। ओके, आगे बढ़ें तो भाई हम लोगों की बात आती है, हम लोगों में भी सेम होता है, बिल्कुल सेम। ठीक, अब भाई सुनो ज़रा, तुम्हें पूरा ह्यूमन डाइजेशन ही बता देता हूँ।
सीधी बात भाई। देख भाई, बुद्धि को यहाँ रखेगा, बुद्धि को ऊपर रखेगा अपने से, जो डेढ़ शाणा बच्चे की तरह सोचेगा, 160 IQ वाले की तरह सोचेगा, तब जो होता है यहाँ समझ पाएगा। देख भाई, दिमाग खोल एकदम, तभी 90 आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। सीधी बात कह रहा हूँ मैं, दिमाग खोलना पड़ेगा, मजदूरी नहीं करनी है, बुद्धि लगानी है, बुद्धि से समझना है। मजदूरी क्या है, पूरा जो होता है बुक को पढ़ लो, वो मजदूरी है, हमें वो नहीं करनी है। हम इस चैनल के बच्चे हैं तो हमें क्या करना है, हमें बुद्धि का इस्तेमाल करना है। तो सुन यहाँ से देख, पूरा मैं ह्यूमन डाइजेशन समझा दूंगा तुझे यहीं पे। अब सुनो भाई, ज़रा दिमाग लगा के सुनना एकदम। टंग से शुरू होता है सबसे पहले। टंग में क्या होता है, टंग में होता है आपका सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या है, करता है, जो आप कभी खाओगे रोटी को, सादी रोटी खा के देखना, आज ही अभी खा के देखना, ठीक, जब बने तो जब आप उसको खाओगे थोड़ी देर तक चबाना उसको, तो आपको क्या होगा, आपको वो रोटी मीठी लगने लगेगी। मीठी क्यों लगने लगेगी भाई, सलाइवरी ग्लैंड में से निकलता है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, कॉम्प्लेक्स जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, याद रखना बात को, कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल्स को सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। ठीक, समझ में आया? बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर है? अगर है तो कमेंट में बिल्कुल लिखना मत भूलना, सर चैप्टर खल्लास, चैप्टर समझ में आ गया एकदम बढ़िया तरीके से। अब जो होता है वो सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल्स को तोड़ देता है सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स में। ठीक, अब इसलिए जो होता है वो टूटी है। अब यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड का काम ख़त्म हुआ। अब आपके जो दांत होते हैं, ठीक, वो उसको चबाते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसको जो होता है एक बोलस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि अपनी मुट्ठी की तरह, उसको मुट्ठी बंद करो इस तरह से उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, अब वो फूड जो होता है वो आगे चला जाता है आपके फेरिंग्स में। ठीक, आपके फेरिंग्स में जब जो जाता है तो वहाँ से 2 पाइप जाते हैं, आपको सबको पता है। एक होता है आपका ट्रेकिया, दूसरा आपका होता है ओसोफेगियस। ठीक, ओसोफेगियस और ट्रेकिया में अगर जो ट्रेकिया है उसमें फूड चला जाए तो वो हमारे लंग्स में पहुँच जाएगा, वो हमारे लंग्स के लिए नुकसानदायक है। इसलिए वहाँ पे एक फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। देखो यहाँ से 2 पाइप जाते हैं, दूसरा पाइप पता नहीं क्यों नहीं दिखाया है। 2 पाइप जाते हैं यहाँ से, एक होता है ओसोफेगियस और एक होता है ट्रेकिया। ओके, तो वो जो जो फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर है, जो फ्लिप से, यानी कि जो होता है जो मसल्स का बना होता है, वो ग्लॉटिस कहलाता है। वो क्या करता है, अगर आप फूड को स्वालो करोगे तो वो जो ट्रेकिया है, यानी आपका जो विंड पाइप है, उसको कवर कर लेगा और फूड उसके ऊपर से चला जाएगा। इसलिए कहते हैं खाते टाइम नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप बोलोगे तो वो खुलेगा ट्रेकिया, क्योंकि आवाज़ वहीं से आनी है आपके वोकल बॉक्स से। ठीक, तो वो ट्रेकिया अगर खुलेगा तो फूड के चांसेस रहते हैं कि वो उसमें चला जाए। अब आप लोग देखते होगे, आपके अगर दोस्त हैं, कभी खाना खा रहे हैं, खांसी आने लगती है, क्यों? बोल के खाना खा रहे हैं, फूड ज़रा सा भी उसमें चला जाता है तो उसकी मसल जो होता है बड़ी ही सेंसिटिव होती हैं, टाइप की, बड़ी ही सेंसिटिव टाइप की मसल्स होती हैं, तो वो जो होता है उसमें से फूड को तुरंत बाहर निकालना चाहती हैं, क्या कि वही जो होता है कोई भी नुकसान ना हो। इसलिए जब खांसी आती है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एयर विद प्रेशर आती है बाहर निकल के, तो वो फूड भी उसमें से साथ में आ जाता है। अब भाई जो वो एपिग्लॉटिस है वो कवर हो जाता है और फूड जो होता है आपके ओसोफेगियस में चला जाता है। अब आप कहोगे सर ओसोफेगियस में तो पहुंच गया फूड, ठीक, मैंने कहा हाँ ठीक है पहुंच गया। अब ओसोफेगियस से वो हमारे स्टोमक में कैसे पहुंचेगा? स्टोमक में वो ऐसे पहुंचेगा भाई, ओसोफेगियस एक मूवमेंट शो करता है, वो कहलाती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है भाई? देखो, जैसे कि तुमने देखा होगा, एक तरह से दबाओ किसी चीज़ को, यानी रबड़ का पाइप है, उसमें अगर आपको बॉल डाल दिया आपने, तो आप उसको एक तरफ से दबाओगे, बॉल आगे चल दी जाएगी, तो वही मूवमेंट होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, अब एक तरफ से दबा, ये इसकी जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती हैं, उसकी वजह से जो होता है, जो आपका फूड है वो डायरेक्टली आपके स्टोमक में पहुंच जाता है। स्टोमक में तो भाई सब कुछ ही चल रहा होता है। हाँ, एक और बात, कभी अगर बोर्ड में पूछ लिया जाए भाई पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है, पेरिस्टालसिस, वो आपकी एसोफेगस के बाद में कहाँ होती है? एसोफेगस के बाद में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है वो होती है आपके स्टोमक में, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। इतना आपको समझ में आना चाहिए बिल्कुल। अब आप कहोगे सर आपके हमारे टीचर्स ने तो बताई नहीं ये बात। भाई मैं बता रहा हूँ ना, सुन लो। ठीक, अब जो स्टोमक में होती है पेरिस्टालसिस, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है पेरिस्टालसिस। ओके, अब फूड कहाँ पहुँच गया? स्टोमक में। स्टोमक में ग्लैंड होते हैं जिनको गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। ठीक,
स्टोमक में ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। अब वो ग्लैंड्स में से जूस निकलता है, तो भाई जब गैस्ट्रिक ग्लैंड में से कोई जूस निकलेगा तो उस जूस को क्या कहोगे? उस जूस को भाई जाहिर सी बात है आप उसको गैस्ट्रिक जूस नाम दोगे। अब आप जब उसको गैस्ट्रिक जूस नाम दे रहे हो तो उसमें क्या होता है? उसमें होता है पेप्सिन होता है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसमें आपका रेनिन होता है, ठीक, ये सारे एंजाइम्स होते हैं उसमें। अब स्टोमक क्या करता है? फूड को मेनली गूंथने का काम करता है। गूंथने का यानी कि फूड को जो होता है वो मैशअप करने का काम करता है। अब मैशअप करता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भाई क्यों है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड भाई इसलिए है स्टोमक में, क्या कि जो होता है भाई वो फूड को, एक तो भाई जो पेप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, याद रखना बात को, पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ठीक। अब जो पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जब वो सिक्रीट होता है स्टोमक में, जब वो स्टोमक में आता है तो वो पेप्सैनोजिन की फॉर्म में आता है, पेप्सैनोजिन की फॉर्म में आता है, पेप्सिन की फॉर्म में नहीं आता, पेप्सैनोजिन की फॉर्म में आता है, जो कि इनएक्टिव इन नेचर होता है, यानी वो एक्टिव नहीं होता। ओके, बात समझ में आ गई एकदम। अब जो पेप्सैनोजिन एंजाइम है उसको एक्टिव करता है सबसे पहले तो, क्योंकि पेप्सैनोजिन को क्या चाहिए? एसिडिक मीडियम चाहिए एक्टिवेट होने के लिए। तो भाई HCl जो है वो आपका एसिडिक मीडियम को प्रोवाइड करता है सबसे पहले तो, और दूसरा वो कोई अगर खाने के साथ में कोई बैक्टीरिया चले जाते हैं तो उसको तो पहली बात किल कर देता है। अब भाई जब ये स्टोमक से फूड सब मैशअप होके और प्रोटीन डाइजेस्ट होके जब ये फूड आगे मूव करता है तो आपका जो होता है वो लीवर जो होता है वो सिक्रीट करता है बाइल, और पेनक्रियास सिक्रीट करता है आपका पेनक्रियाटिक जूस। ये क्या होता है? बाइल जूस जो होता है वो इमल्सिफिकेशन का काम करता है, यानी कि जो बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स हैं, बड़े बड़े तेल के ग्लोब्यूल्स हैं, ठीक, उनको तोड़ देता है छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, छोटे छोटे पैकेट्स में उनको तोड़ देता है। और जो पेनक्रियाटिक जूस होता है उसमें आपका जो होता है पेनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं, उसमें जो होता है एक एंजाइम होता है आपका ट्रिप्सिन। ओके, तो ट्रिप्सिन क्या काम करता है? वो भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है और पेप्सिन भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, पर ये दोनों की लोकेशन अलग अलग है, अलग अलग जगह सिक्रीट होते हैं, ये बात आपको याद रहनी चाहिए। अब जब लीवर, जो पेनक्रियाज और लीवर में से जूस होता है ये मिक्सअप हो जाता है फूड में, देखो भाई जो आपकी क्या कहते हैं फीकल मैटर है उसका कलर येलो लीवर के जूस की वजह से होता है, जो कि बाइल जूस है। ओके, आपको इतना समझ में आना चाहिए। अब लीवर और ये उसके बाद जो होता है मूव हो जाता है फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का मैक्सिमम डाइजेशन होता है। मैक्सिमम डाइजेशन कैसे? उसमें से जितने भी बचे हुए न्यूट्रिएंट्स हैं, जितना भी बची हुई यूजेबल मटेरियल्स हैं जो हमारी बॉडी यूज़ कर सकती है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है। समझ में आ गया एकदम बात, ठीक। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब वो डाइजेशन हो रहा होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन का आप वो देखोगे डायग्राम, उसका क्रॉस सेक्शनल डायग्राम, तो उसमें विलाई प्रेजेंट होती है। विलाई क्या करती है? विलाई जो होता है, विलाई में ब्लड कैपिलरीज की सप्लाई होती है। अब जब विलाई में ब्लड कैपिलरीज की सप्लाई होती है तो वो जो भी उनके जो भी क्या कहते हैं एब्जॉर्बेबल मटेरियल्स हैं वो डायरेक्टली ब्लड को ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, और पहली बात जो होता है वो सरफेस एरिया को भी इंक्रीज करते हैं। समझ में आ गया? एकदम क्रिस्टल क्लियर है। नहीं समझ में आए वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना, दोबारा से समझ लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड मूव हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड मूव हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर फूड से मैक्सिमली लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब भाई एक ये छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा देख रहे हो अपेंडिक्स नाम का। अपेंडिक्स क्या करता है? अपेंडिक्स का काम अब ख़त्म हो गया है, अब ये बेकार ऑर्गन है। पहले इसका काम क्या था? अगर इंसान कच्चा मांस खा लेता था, कच्चा फ्लैश खा लेता था, तो ये उसको डाइजेस्ट करने का काम करता था अपेंडिक्स में से जो एंजाइम निकलते थे, ठीक। अब वो ऐसा नहीं करता, इंसान पका के खाता है तो अपेंडिक्स का काम ख़त्म है। ओके, अब भाई आगे बढ़ते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन्स जो होता है फूड निकल जाता है आपके कोलन में, जहाँ फूड जो होता है वो रेक्टम में निकल जाता है, जहाँ फूड स्टोर होता है आपका फीकल मैटर, और एनस के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। अब ये क्या हुआ सर? ये क्या हुआ सर? ये हुआ आपका पूरा ह्यूमन डाइजेशन भाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अरे सर पूरा ह्यूमन डाइजेशन समझा दिया? अरे भाई यही है हमारे चैनल की, बेटा बुद्धि को यहाँ नहीं रखना, दिमाग को यहाँ नहीं रखना, दिमाग को बहुत ऊपर लेवल पे रखना है, तब समझ में आता है ये, ठीक। बहुत सोचना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से सोचना है, तब समझ में आएगा ये, बिल्कुल मतलब
आइंस्टीन वाले IQ से सोचोगे तब तुम्हें समझ में आएगा ये मैंने क्या बता दिया तुम्हें। पूरा ह्यूमन डाइजेशन ख़त्म, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ख़त्म, इंजेशन फूड का लेना, डाइजेशन उसका पचाना, एब्जॉर्प्शन उसका, उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ों को एब्जॉर्ब करना, एसिमिलेशन यानी कि उसका जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन करना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हर सेल तक पहुंच जाएं, हर बॉडी के पार्ट तक पहुंच जाएं, वो एसिमिलेशन कहलाता है। बच्चे को फेंक दो बाहर, बस। अब ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, भाई तुम्हें लीवर का सब कुछ बता दिया, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक का तुम्हें डिफरेंशिएशन समझा दिया। अब टूथ डिके की बात करते हैं। टूथ डिके क्या होता है? टूथ डिके यानी कि दांत का सड़ जाना। वो क्यों होता है? वो होता है प्लेग की वजह से। प्लेग की वजह से यानी कि जब बैक्टीरिया जो होता है वो आपके फूड पार्टिकल्स पे जो एक्ट करते हैं, यानी कि शुगर है, ये सारी चीज़ें क्या है, मतलब फूड अगर आपके कहीं भी जो होता है वो दांत में फंसा रह गया तो उस पर बैक्टीरिया भी एक्ट करने लगते हैं। अब उसकी वजह से जो होता है इनेमल जो होता है, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का, हमारे दांतों के ऊपर रखा रहता है, वो जो होता है सॉफ्ट हो जाता है। इसलिए कहा जाता है आपको खाना खाने के बाद अपने दांतों को ब्रश कर लेना चाहिए। आगे बढ़ें भाई, आगे बात आती है रेस्पायरेशन की। बेटा दिमाग को खोल, तभी बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएगा। मैं आज बहुत अच्छे मूड में हूँ समझाने की। वीडियो को छोड़ के मत जाना। अभी तक लाइक नहीं करा तो कर दो भाई, लाइक ठोक दो। नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। तो रेस्पायरेशन की बात करें। रेस्पायरेशन यानी कुछ लोग समझते हैं कि जो ये है रेस्पायरेशन। नहीं भाई, ये रेस्पायरेशन नहीं है। रेस्पायरेशन और ब्रीदिंग दोनों अलग अलग है। रेस्पायरेशन यानी कि जो फूड आपने खाया, ठीक, जो फूड आपने खाया उसमें से जो एनर्जी मिली, जो हमें जो होता है सब्सटेंसेस मिले, उसमें उसको ऑक्सीडाइज करना, यानी उसको जला के हमें एनर्जी चाहिए। वो जलता कहाँ है? वो है जलता हमारे सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक। वो होता है रेस्पायरेशन, यानी कि द प्रोसेस बाय विच फूड इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी, वो रेस्पायरेशन होता है। ब्रीदिंग क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच वी टेक एयर एंड एक्सेल आउट एयर। बस इतना सा समझना है। रेस्पायरेशन यानी कि वो प्रोसेस जिसमें फूड को ऑक्सीडाइज किया जाता है ताकि उससे एनर्जी ली जा सके। इस ऑक्सीडेशन के लिए क्या ज़रूरत है? हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ठीक, जो हमें रिक्वायर होती है आउटसाइड ऑफ द बॉडी से। अंदर तो बन नहीं रही, बाहर से चाहिए भाई, सीधी सी बात। तो बाहर से चाहिए तो भाई उसके लिए हम ब्रीदिंग करते हैं। अब जो रेस्पायरेशन है इसके दो टाइप हैं। पहला टाइप एरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन यानी कि जो होता है आपका जब आप बिल्कुल रेस्ट में हो, यानी कि आप कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे हो, ओके, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पायरेशन हो रहा है, वहाँ से एनर्जी रिलीज़ हो रही है, आपकी बॉडी को परमानेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है, जितनी उसको चाहिए उतनी मिल रही है। ये होता है आपका एरोबिक रेस्पायरेशन, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बस इतना सा समझ लो, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें फूड जो होता है सब्सटेंस ब्रोक डाउन होता है। थोड़ा डिटेल में जाओगे तब इसमें आता है कि भाई आप जब रेस्ट में हो, आप कोई भी, आपकी बॉडी को कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं चाहिए, तब होता है एरोबिक रेस्पायरेशन। नेक्स्ट आती है बात आती है आपकी एरोबिक रेस्पायरेशन की रिएक्शन दी है। इसमें जो होता है ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म पायरोवेट की फॉर्म में टूट जाता है, प्लस एनर्जी देता है, और ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में टूट जाता है। तो ये जो होता है ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो एनर्जी करेंसी जिसको कहते हैं हमारी बॉडी की, तो उसको ये देता है। ओके, नेक्स्ट बात आती है आपकी एरोबिक रेस्पायरेशन की। मेनली रिएक्शन नहीं पूछता, मेनली आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट इज पावर। तो एनारोबिक रेस्पायरेशन क्या होता है? यानी कि वो रेस्पिरेटरी प्रोसेस जिसमें कि एमरजेंसी में जिसमें एनर्जी मिलती है, यानी कि जिसमें अगर आपकी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है और आपकी जो नॉर्मल एनर्जी है वो मिल रही है, उससे हट के ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तब होता है एनारोबिक रेस्पायरेशन, जिसमें ऑक्सीजन नहीं ज़रूरत होती, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है ये। अब आप कहोगे भाई ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है तो क्या हमें उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल पाती है जितनी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मिलती है? नहीं भाई, उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिल पाती है हमें। इसमें से केवल अगर जो होता है एनारोबिक रेस्पायरेशन हो तो 6 कार्बन के, यानी 1 ग्लूकोज से हमें 2 ATP एनर्जी मिलेगी, उसमें इससे कई ज़्यादा एनर्जी मिलती है।
अब भाई जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो भाई आप देखते होगे जब कोई दौड़ता है तो थोड़ी देर बाद पैरों में क्रैम्प आने चालू हो जाते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि आपकी मसल्स में होता है मेनली एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब जब मसल्स में होता है तो इसमें जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसमें लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। लैक्टिक एसिड क्या होता है? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर होता है, यानी शुगर का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। ओके, अब जब लैक्टिक एसिड बनता है तो लैक्टिक एसिड की वजह से जो होता है आपके मसल्स में क्रैम्प आना चालू हो जाते हैं, दर्द होना चालू हो जाता है। ओके, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा टाइम तक नहीं हो सकता। समझ में आनी चाहिए, बात समझ में आ गई एकदम गाइस, क्रिस्टल क्लियर है। आगे बढ़ें। देखो डिफरेंशिएट आ जाता है कभी कभार आपसे। अब भाई सबसे पहले देखो भाई डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन दिया गया है। एक्सटर्नल ब्रीदिंग, बाहर से आप एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हो, CO2 लेते वो O2 लेते हो और CO2 छोड़ते हो। ओके, इंटरनल ब्रीदिंग यानी कि भाई जो ब्लड में आपकी CO2 जाती है वो किसकी मदद से जाती है? आपके होमोग्लोबिन की वजह से जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। तो प्लांट्स में किस तरह से होता है रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन जो प्लांट्स में होता है वो मेनली जो होता है उनके स्टोमेटा की वजह से होता है। ओके, समझ में आ गया। आगे बढ़ें। मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज। मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज आपका बहुत अच्छा है, टॉपिक आपका समझने वाला है। वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी हो रही है देखते रहना, मज़ा आ रहा है भाई। देखो जब तुम अंदर लेते हो, अंदर यानी अंदर जब आप हवा लेते हो, ये आप करते हो तो क्या होता है आपका जो इंटरनल एरिया है लंग्स का, यानी डायफ्राम सबसे पहले समझो। जो डायफ्राम है यहाँ से समझते हैं पूरी, यहाँ से ये जो डायफ्राम है ये जो होता है नीचे की तरफ मूव करता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब ये नीचे की तरफ मूव करता है तो क्या होता है, लंग्स का एरिया बढ़ जाता है। जब एरिया बढ़ता है तो प्रेशर, तुमने साइंस में पढ़ा होगा, एरिया बढ़ने से प्रेशर एयर का डिक्रीज हो जाता है। जब लंग्स का एरिया बढ़ता है तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। यानी अब हमें क्या चाहिए, हमें अंदर बाहर सेम प्रेशर चाहिए। क्या हुआ, अंदर जब आपने ऐसा करके अंदर सांस भरी तो लंग्स का एरिया बढ़ गया, प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज हो गया, और जो होता है आपकी एयर बाहर से अंदर चली गई। ठीक, लंग्स का एरिया बढ़ा, प्रेशर डिक्रीज़ हुआ, आपका बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है तो हवा बाहर से अंदर चली गई। अब आपको क्या करना है, आपको एक्सेल करना है। अब एक्सेल करना है तो क्या कहे, तो डायफ्राम जो होता है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है, यानी कि वो रिलैक्स हो जाता है। जब डायफ्राम रिलैक्स होता है तो आपकी ये जो आप देखते होगे कि आपका सीना फूलता है जब आप जो होता है सांस को अंदर लेते हो। ठीक, तो लंग जो सीना फूलता है वो क्यों फूलता है, वो इसलिए फूलता है क्योंकि आपके लंग्स में हवा भरती है। अब जब आप एक्सेल करते हो यानी हवा को छोड़ते हो तो क्या होता है, तो अंदर का एरिया कम होता है, अंदर का लंग्स का एरिया कम हो जाता है, यानी वो उसका जो एरिया है, वो उनका जो सरफेस एरिया है, जो उनकी वॉल्यूम है वो कम हो जाती है। और क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है। पर होना क्या चाहिए, प्रेशर इक्वल होना चाहिए बाहर अंदर। तो जब प्रेशर कम बढ़ जाता है तो एयर बाहर निकल जाती है और प्रेशर इक्वलाइज हो जाता है। ये आपका ऐसे ही चलता रहता है। यह है आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। अंदर सांस ली, जो होता है रिब्स जो होता है वो आपके बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ उठे, और जो होता है डायफ्राम नीचे की तरफ गया, लंग्स का एरिया बढ़ गया, बाहर से अंदर एयर चली गई। सांस छोड़ी, डायफ्राम अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आया, लंग्स का एरिया छोटा हुआ, रिब्स डाउन गए, अंदर से एयर बाहर आ गई। बस इतना सा है। ओके, ये आपका कंप्लीट पाथवे दिया गया है। पार्ट्स की बात इतनी नहीं होती है, वो आपसे कभी कभार पूछ लेता है ट्रेकिया क्या है, ये आप पढ़ लेना। और हाँ भाई, जिसको शोबिज नरवान भैया के चैनल पे जो होता है इसके डाउनलोड नहीं मिल रहे हैं, वो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या तो आप कमेंट में देख लेना या पूछ लेना अगर ना मिले। ओके, पूछ लेना, सर नोट्स के लिंक दे दो, मैं दे दूँगा। ओके, अब भाई ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि भाई जो होता है, जो आपकी बॉडी ने सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर लिया है उसको वो हर सेल तक कैसे पहुंचाएंगी, वो पहुंचाएंगी बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ओके, अब भाई ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में ब्लड होता है ट्रांसपोर्टेशनरी सब्सटेंस, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड, बॉडी के हर सेल तक जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स को पहुँचाता है। ओके, अब जो ब्लड का रेड कलर है वो क्यों है, वो
एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से ब्लड का कलर रेड है। ओके, समझ में आ गया। अगर हीमोग्लोबिन की आपके बॉडी में कमी हो जाती है तो वो एनीमिया कहलाता है, आपको पता भी होगा। ब्लड जो होता है दो टाइप का होता है मेनली आपका, एक होता है ऑक्सीजनेटेड, एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पहला होता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दूसरा होता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपको डिफरेंस समझाता हूँ इसका। ऑक्सीजन को जो ब्लड कैरी करता है वो ऑक्सीजनेटेड है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन अटैच होती है हीमोग्लोबिन से, तो वो ब्लड कहलाता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो रेड इन कलर होता है। ओके, अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका क्या होता है, वो उसमें जो O2 है वो मैक्सिमली नहीं होती है, उसमें जो होता है आपकी CO2 और लिटिल O2 इज़ अटैच टू हीमोग्लोबिन होती है। हीमोग्लोबिन से CO2 और O2 अटैच होती है। समझ में आ गया एकदम। अब जो ब्लड के पिगमेंट्स हैं वो क्या हैं, अगर कोई इंजरी हो जाती है तो ब्लड में एक पिगमेंट होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करती हैं, अगर इंजरी हो जाती है तो उसको उसमें जो ब्लड लॉस है, यानी बॉडी से ब्लड ना निकले ज़्यादा बाहर, तो उसको प्रिवेंट करती हैं। ओके, लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज़ टू बी मिनिमाइज। भाई देखो, जो भी इंजरी हो पर ज़्यादा खून ना निकले, इसको रेगुलेट हमारी बॉडी कैसे करती है, इसको रेगुलेट करती है प्लेटलेट से। यानी कि भाई अगर कोई इंजरी हो जाती है, कहीं कट फिट जाता है तो ज़्यादा खून ना बहे, कम अमाउंट ऑफ खून निकले, और जो होता है वहाँ पे जल्दी से जल्दी वो घाव भरे, उसको रेगुलेट करती हैं प्लेटलेट्स। फंक्शंस ऑफ ब्लड, ब्लड के क्या फंक्शंस हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, यानी कि जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं उसको किडनी तक पहुंचाने का कौन काम करता है, ब्लड। ओके, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है, और ब्लड को क्लॉट करने में भी मदद करता है। ठीक, ब्लड को ही क्लॉट करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीजेज, इम्यूनिटी को ये कैरी करता है, वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि हमारी, भाई इसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा, कोरोना ने बिल्कुल सब कुछ बता दिया है, सबको सब कुछ पता है डिसीजेस से कैसे प्रोटेक्ट करना है। ओके, हार्ट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई। हार्ट की थोड़ी सी बात करते हैं तो ये देखो ज़रा बेटा, अब फिर से तुझे अपनी दिमाग को कंफर्ट जोन से बाहर आके, दिमाग को ऊपर रख के 160 IQ बना के इस बात को सुनना होगा। यहाँ पे मैं तुझे दो चीज़ें बताने वाला हूँ, एक है डबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, दूसरा हार्ट कैसे काम करता है। ठीक, हार्ट जो होता है हमारा 4 चेम्बर्ड है। ठीक, अगर जो तुम्हें इसके डायग्राम की जो चाहिए ना वो जल्द ही मिल जाएगी। हार्ट हमारा 4 चेम्बर में होता है। अब जो 4 चेम्बर का हार्ट है उसमें सबसे पहले होता है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। समझ में आ गया, बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से। अब जो देखो ज़रा, जो आपकी पल्मोनरी आर्टरीज़ होती हैं और जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं, यानी कि लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। यानी कि वो ब्लड जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होके आता है वो होता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, अब इसमें कुछ तुम्हें नसें दिख रही होंगी, यानी कि कैपिलरीज दिख रही होंगी, यानी जो ब्लड को कैरी करती हैं। उसमें आती है आपकी आयोटा, वेना कावा, वेना कावा, 2 वेना कावा। ओके, एक पल्मोनरी आर्टरी, एक पल्मोनरी वेन, एक आपकी जो होता है वो, ओके सारी हो गई। ठीक, अब इनका क्या है, जो वेना कावा होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है अपर बॉडी से भी और लोअर बॉडी से भी। कहाँ लाती है, राइट एट्रियम में। ठीक, अब जो राइट एट्रियम से ब्लड क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम में जाता है। लेफ्ट एट्रियम में जाता है तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, और राइट वेंट्रिकल से आयोटा के थ्रू लंग्स में चला जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। अब जो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन अकेली ऐसी वेन है जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक, डबल सर्कुलेशन में कंफ्यूज नहीं होना, अभी मैं समझाता हूँ बिल्कुल अच्छी तरीके से। पल्मोनरी वेन और जो अकेली ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और वो लेफ़्ट एट्रियम में लेके आती है। लेफ़्ट एट्रियम में जब वो लेके आती है तो वो लेफ़्ट एट्रियम से होता हुआ लेफ़्ट वेंट्रिकल के थ्रू, आपके आयोटा के थ्रू जो होता है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। ओके, आगे बढ़ें। भाई देखो, उधर मैंने अगर बता दिया हो कि आयोटा से लंग्स में जाता है, सॉरी वो गलती से बता दिया।
ठीक है, वो अंदर वेसल्स के थ्रू लंग्स में चला जाता है। आयोटा जो होता है वो पूरी बॉडी में ब्लड का ट्रांसफ़र करती है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको थोड़े से मज़े दिलाता हूँ मज़े दिलाता हूँ डबल सर्कुलेशन सिस्टम। तो गाइज अब शुरू करते हैं ज़रा आपका डबल सर्कुलेशन सिस्टम। देखो ये हार्ट है, ये हार्ट है, ये लंग्स हैं, ठीक, ये आपकी नीचे बॉडी है, समझ लो। अब क्या होता है, ये जो बॉडी में से ये बॉडी में से आपका ब्लड आया हार्ट में, ठीक है। हार्ट क्या होता है, एक बार रिलैक्स करता है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये आया बॉडी से, पहले ब्लड की पाथ बनाते हैं। ये आया बॉडी से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में। अब हार्ट में जब बॉडी से ब्लड आया तो हार्ट में से फिर ये ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। अब फिर लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड होके हार्ट्स में आएगा, हार्ट से जो होता है वो पूरी बॉडी में चला जाएगा, ठीक। ये आपको 2 सर्किट दिख रहे होंगे, ये 2 सर्किट दिख रहे होंगे। एक मिनट मैं इसको सही से बना लेता हूँ। ये हार्ट में से जाएगा जो होता है आपके लंग्स में, लंग्स में से आएगा फिर से हार्ट में, और हार्ट में से पूरी बॉडी में। अब क्या होता है ज़रा सुनो, मज़ा लो। होता ये है, एक बार जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करा, एक बार जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करा तो क्या होता है, जब एक बार हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करा तो मैं बताता हूँ क्या होता है। तो यहाँ से ब्लड लंग्स में जाता है और यहाँ से ब्लड जो होता है हार्ट में से पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। समझ में आ गया एकदम, आर्टरीज के थ्रू। ओके, अब जब हार्ट रिलैक्स करता है, तो हार्ट जब रिलैक्स करता है तो क्या होता है, लंग से ब्लड इसमें आता है और बॉडी से ब्लड हार्ट में आता है। ये क्या बन गया, ये भाई डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। एक बार हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करा, ब्लड जो होता है लंग्स में भागा, पूरी बॉडी में भागा, हार्ट ने रिलैक्स करा, लंग्स से हार्ट में आया, पूरी बॉडी से हार्ट में आया। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम आपका क्लियर हो गया एकदम। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। ये सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है, ये सब चीज़ें मैंने बता दी। ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक डायस्टोलिक सबको पता है, ऊपर का नीचे का, यानी कि जो होता है वो 120 रहना चाहिए सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक 80 रहना चाहिए, ठीक है। ये सब आपको पता है एकदम। ब्लड के जो होता है कितने, सब कुछ। मैं मिनिमम मैक्सिमम होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाता हूँ। एक्सक्रीशन की बात करते हैं। एक्सक्रीशन में नेफ्रॉन का डायग्राम लिख के ले लो, अगर आएगा इस साल आएगा, लो 100% नेफ्रॉन का डायग्राम आएगा, 100% श्योर, 100% आएगा, लिख लो। अगर जो होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से कोई डायग्राम आना ही नहीं है तो नेफ्रॉन का डायग्राम बचा, आएगा ही आएगा। एक्सक्रीशन यानी कि भाई वो प्रोसेस जिससे आप जो होता है अपने हार्मफुल वेस्ट जो आपकी बॉडी को हार्म कर सकते हैं उनको अपनी बॉडी से बाहर निकालते हो। नाइट्रोजीनियस वेस्ट हो गए, कोई से भी वेस्ट हो गए, उनको आप अपनी बॉडी से बाहर निकालते हो। वो किससे निकालते हो आप, अपनी बॉडी की बात करें तो बाय द किडनीज़। अब जो किडनीज़ का फंक्शन है वो क्या है भाई, जो वो एक्सेस वाटर को जो होता है रिमूव करने में मदद करती हैं, साथ साथ में नाइट्रोजीनियस वेस्ट को भी रिमूव करने में मदद करती हैं। भाई पीएच को रेगुलेट करती हैं ब्लड की, यानी ब्लड का पीएच ना बिगड़ जाए, और कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन को भी रेगुलेट करती हैं। समझ में आ गया? ओके। यूनिसेलुलर में कैसे होता है, यूनिसेलुलर में होता है डिफ्यूजन के थ्रू, मल्टी सेलुलर में जो होता है स्पेशलाइज ऑर्गन के थ्रू। अब भाई किडनी का ज़रा फंक्शन देख लो। किडनी जो होता है वो मेनली आपकी इस तरह से होती है, रीनल के राइट किडनी, लेफ़्ट किडनी। ओके, जो राइट किडनी होती है उसमें जो होता है वो बीन शेप की होती है, मेनली बीन शेप की। तो उसमें आपकी रीनल आर्टरी और जो होता है रीनल वेन आपको इसमें ब्लड देके जाती हैं। अब ब्लड जब इसमें से पास होता है तो एक किडनी इस तरह की होती है। ब्लड जब इसमें से पास होता है तो इसके अंदर जो होता है नेफ्रॉन्स होते हैं लाखों की तादाद में, वो ब्लड को क्या करते हैं, वो फिल्टर करना चालू करते हैं। फिल्टर करना चालू करते हैं तो उसके बाद में से ब्लड में से जितने भी क्या कहते हैं हार्मफुल वेस्ट हैं, जो एक्स्ट्रा सॉल्ट्स हैं, जितने भी एक्स्ट्रा नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं, वो इन नेफ्रॉन के थ्रू रिमूव कर लिए जाते हैं। इसमें देखो, इसमें होता है मेनली आपका ग्लोमेरुलस, यानी कि आपका जो होता है मेन फिल्ट्रेट यूनिट, उसके बाद होता है हेलेंस लूप, उसके बाद जो होता है मतलब हेलेंस लूप ऑफ हेनले बराबर है। उसके बाद जो होता है ये यहाँ से जो होता है जितने भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं वो कलेक्टिंग डक्ट में आपके आके इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक। जितने भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं वो जो होता है नेफ्रॉन द्वारा फिल्ट्रेट किए जाते हैं। बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ
नेफ्रॉन। फंक्शनिंग ग्लोमेरुलस जो होता है वो आपका सबसे पहले ब्लड को फिल्टर करता है, और उसके बाद जो होता है कि जो आपका नेफ्रॉन है किडनी का है वो हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव करता है, यानी कि वेस्ट मटेरियल्स को, और ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, मेजर अमाउंट ऑफ वाटर और बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन के से दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। ओके, जैसे कि आपका पोटेशियम है उसको जो होता है ये सिक्रीट कर देता है यूरिन के थ्रू, ठीक। उसके बाद जो होता है ये सब चीज़ें हैं। अब इसमें थोड़े से डिफरेंसेस हैं और आपका चैप्टर होता है यहाँ पे ख़त्म। देखो भाई वीडियो थोड़ी सी लंबी बनी, अगर जो होता है मेरी आवाज़ कहीं पे थोड़ी सी कम हो जाए तो भाई देखो पूरी वीडियो एक से शूट करिए बिना किसी ब्रेक के। भाई लाइक करना बनता है यार, नए हो चैनल पे, बिल्कुल पहली बार आए हो, अच्छी तरह लगी वीडियो, लाइक करा वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। 1K होने वाले हैं भाई, थोड़ा सा और सपोर्ट कर दो, 200 बच्चे हैं, हो जाएंगे 1K। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं क्विज़ में जो होता है हर शाम को। वीडियो देख रहे हो, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, क्विज़ में आओगे, मज़ा आएगा।